स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल्स आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पर ये पहला न्यूमेरिकल है। देखिए, on dissolving 5 gram of substance in 50 gram water, the depression and freezing point of the solution is 1.2 degree centigrade. Determine the molecular mass of the substance. Once more, on dissolving 5 gram of substance in 50 gram water, the depression and freezing point of the solution is 1.2 degree centigrade. Determine the molecular mass of the सब्सटेंस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहले मैं हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ दूँ। एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अवनत हो जाता है या अवनमन हो जाता है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप किसी भी न्यूमेरिकल को आप करते हो तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें डिटरमाइन क्या करना है। तो जैसे कि इसमें हमें डिटरमाइन करना है मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट्स? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं हिमांक में अवनमन पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूमेरिकल करने के लिए हम यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम ये एक फार्मूला होता है, ये देखिए डेल टी एफ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये के एफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये स्मॉल एम। आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ पर ये है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर डेल टी एफ को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के हिमांक में अवनमन, और के एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, हिमांक स्थिरांक, और स्मॉल एम को हम लोग बोलते हैं मोललिटी यानी कि मोललता। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, और इसी फार्मूले से ही ये न्यूमेरिकल आगे सॉल्व हम करेंगे। तो पहले हम इस फार्मूले को सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको पता है स्मॉल एम मोललिटी का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं एन अपॉन डब्ल्यू ए होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर आप n इक्वल टू भी जानते होंगे, आप n इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर n इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। ठीक है, तो पहले डब्ल्यू ए को इधर, डब्ल्यू ए को हम इधर लिख देते हैं 1 अपॉन डब्ल्यू ए, ये हमने ऐसे लिख दिया, और n की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो आपने यहाँ पर ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये इतना लिख दिया। ठीक है, अब आपने देखा स्मॉल एम इक्वल टू हमें क्या मिला? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर कर दूं, स्मॉल एम इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू ए होता है। आपको पता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये विलय के मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या होगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आपको पता है बी सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट होता है और ए सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट होता है, यानी बी विलय के लिए और ए विलायक के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आपको पता है स्मॉल एम इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू ए होता है। इस स्मॉल एन की जगह पर आप क्या लिखोगे? डब्ल्यू अपॉन एम बी आपने लिख दिया, तो आपको इतना फार्मूला मिल गया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए आपको मिल चुका है। मगर याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 1 है तो डब्ल्यू ए किस में स्टूडेंट? ये किलोग्राम में। अगर आपको यहाँ पर ग्राम चाहिए तो आप ऊपर क्या कर लिख सकते हो? 1000 लिख सकते हो। तो स्मॉल एम इक्वल टू, अब ये फार्मूला सेट होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू ए की वैल्यू होगी वो स्टूडेंट होगी किस में? ग्राम में। ठीक है, तो अब आपको स्मॉल एम की वैल्यू मिल चुकी है, स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इसको उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। चलिए रखिए यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखिए
ये हो जाएगा डेल टी एफ इक्वल टू के एफ और स्मॉल एम की ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इतना क्लियर स्टूडेंट्स। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये तो पता है इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के हिमांक में अवनमन, ये डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, हिमांक स्थिरांक। अब लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात है, डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो हमको इस न्यूमेरिकल में निकालना क्या था स्टूडेंट्स, आपको पता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय की मात्रा यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। एक बार आप न्यूमेरिकल को और देख लें, ये देखिए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, हमको क्या निकालना है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब इस एम बी को उठा के इधर ले जाएंगे और डेल टी एफ को हम इधर ले जाएंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा एम बी इक्वल टू, ये के एफ ऐसा कैसे आएगा, एम बी इधर गया, इसके नीचे क्या आ जाएगा डेल टी एफ, तो नीचे यहाँ पर अपन डेल टी एफ पहले लिख देते हैं। अब के एफ के इंटू में क्या है डब्ल्यू बी, फिर इसके इंटू में क्या है 1000 और डब्ल्यू ए अपॉन में ही रहेगा, ऐसा कैसे। तो ये जो फार्मूला आया है स्टूडेंट्स, हमें ये मोलर मास निकालने के लिए आ चुका है, एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी 1000 डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑन डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 50 ग्राम वाटर द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए ऑन डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 50 ग्राम वाटर, ठीक है, द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट्स इस कंटेनर में हमने 50 ग्राम इसके अंदर वाटर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर 5 ग्राम, ये देखिए स्टूडेंट्स 5 ग्राम इसके अंदर हमने कोई भी सब्सटेंस को मिला दिया, ठीक है। तो इस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका डिप्रेशन हो जाएगा कितना, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ये कम हो जाएगा। यानी जो पहले इस वाटर का यानी 50 ग्राम वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था 5 ग्राम सब्सटेंस मिलाने पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, उसमें से कम हो गया, ठीक है। तो ये जो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ये किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, डेल टी एफ की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आप इसको डेल टी एफ की जगह यहाँ पर रख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल टी एफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर ये डेल टी एफ की वैल्यू ये आ गई 1.2, ठीक है। अब ये डब्ल्यू बी ग्राम वाटर यानी ये क्या है स्टूडेंट्स, डब्ल्यू ए कितना है 50 ग्राम। अब डब्ल्यू बी कितना है स्टूडेंट्स 5 ग्राम, तो यहाँ पर मैंने डब्ल्यू बी लिख दिया कितना, ये 5 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब डेल टी एफ, तो डेल टी एफ हमें मिल चुका है 1.2, डब्ल्यू ए मिल चुका है 50 ग्राम, डब्ल्यू बी मिल चुका है 5 ग्राम, मगर हमारे पास के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमको जो वैल्यू गिवन है वो है 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल, 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू हमको गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये के एफ इक्वल टू 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमने इतनी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब पर मोल तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है, मोलर मास, तो यहाँ मैंने एम भी लिख दिया, ये इतना। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें पुट करना है, तो आपका एम बी की वैल्यू आ जाएगी।
अब आपके दिमाग में स्टूडेंट्स एक बात चल रही होगी, वो ये कि यहाँ के एफ की वैल्यू जो है 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, और यहाँ पर जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टी एफ की वैल्यू है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है और ये केल्विन में वैल्यू है, तो इसको आपने यहाँ पर 1.2 को चेंज क्यों नहीं किया? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात आती है तो भले ही यहाँ पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको 1.2 केल्विन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। अभी ऐसा क्यों लिखते हैं तो ये मैं आपको थोड़ी देर में इस क्वेश्चन के एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करें, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको इसका ये आंसर भी बताना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा एम बी इक्वल टू, अब के एफ की वैल्यू कितनी है, ये के एफ की वैल्यू है यहाँ पर 1.85, डब्ल्यू बी ये है 5, ये 5 रख दिया आपने। अच्छा 1000 तो ऐसा कैसे आएगा? अब डेल टी एफ है 1.2, ये 1.2, ठीक है, और डब्ल्यू ए हमको दे रखा 50, ये 50 लिख दिया। अब ऊपर का हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 9250, ठीक है, और यहाँ पर 1.2 इंटू 50 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स कितना, 60, ठीक है। और जब 60 का हम डिवाइड करेंगे 9250 में तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 154.16, और आपको पता है मोलर मास किस में होता है स्टूडेंट्स, ये होता है ग्राम पर मोल में। तो इसका आंसर आ चुका है 154.16। अब जैसा कि मैंने आपसे स्टूडेंट्स कहा था क्या, कि यहाँ पर ये कंटेनर है, इसमें 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम जल है, और जब इसके अंदर हम 5 ग्राम किसी सब्सटेंस को, 5 ग्राम किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो इस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तो फिर मैंने इसको यहाँ केल्विन में कैसे लिया, तो ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं फिर से आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो पॉट है, ये बर्तन है, इसके अंदर हमने यहाँ पर लिया था वाटर, कितना लिया था? 50 ग्राम। अब सपोज मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये सपोज कर रहे हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज 5.0 है, सपोज कर रहे हैं कितना है इसका? 5.0, ठीक है। और जब आप इसमें किसी सब्सटेंस को, यानी कि किसी भी पदार्थ के 5 ग्राम को मिलाते हैं तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 5.0 था वो रिड्यूस होके, वो घट के कितना हो जाता है? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि पहले 5.0 था, 5 ग्राम जब आपने पदार्थ मिलाया तो इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घटकर 5.0 से कितना हो गया? 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। अगर इसका डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अब इस वैल्यू को अगर आप केल्विन में यूज़ करो, इस वैल्यू को भी अगर आप केल्विन में यूज़ करो तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो आएगी ये भी किस में आएगी? केल्विन में आएगी। तो इसीलिए हमने 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड को 1.2 केल्विन में लिखा। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, इस समय हम बात कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल की। अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 50 मिनट एंड देन कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन। हिंदी में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है तो इसके लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लॉन्ग मेथड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और शॉर्ट मेथड का यूज़ कंपटीशन एग्जाम में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे नीट जेईई में, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इस न्यूमेरिकल को वापस से सॉल्व करना बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा, अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि इस न्यूमेरिकल में आपको निकालना क्या है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, या हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, यानी अर्धायु काल की गणना करना है। तो इसके लिए फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ देखिए, इसके फार्मूले के बारे में बताऊँ,
ये फार्मूला है T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फार्मूला है। अब ये तो हाफ लाइफ पीरियड अर्धायु काल के लिए फार्मूला है, मगर हमारे पास के तो है ही नहीं, तो के लाने के लिए हमको इस क्वेश्चन को वापस देखना पड़ेगा। देखिए, अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 50 मिनट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस लैंग्वेज से ही हम पहले निकालेंगे रेट कांस्टेंट के। तो चलो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला देखें। वो फार्मूला होता है कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, ये देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखें आप 50 मिनट, तो ये टाइम दे रखा है, तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 50 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर 90% रिएक्शन दे रखी है। आप जानते हैं जब भी परसेंट में वैल्यू होती है तो ये जो स्मॉल a है ये इनिशियल परसेंट को शो करता है, यानी कि आरंभिक सांद्रता को बताता है। ठीक है, आरंभिक प्रतिशत को बताता है। तो हम यहाँ पर a की जगह पे लिखेंगे क्या, 100। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी हमको परसेंट में वैल्यू गिवन होती है तो स्मॉल a की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 100। और ये जो वैल्यू हमको दी हुई है ये 90%, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू होती है x की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू ये 90%। ठीक है, 90 लिख दो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर के हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है स्टूडेंट्स। के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह वैल्यू रखेंगे हम कितनी, 50 इंटू यहाँ पर आ जाएगा लॉग, और ये ए की जगह पे आएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 90। ठीक है, फिर यहाँ देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 इंटू यहाँ पर आएगा लॉग 100, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 10 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि 100 में से 90 तो 10 ही आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, लॉग 10। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लिखेंगे ज़रूर 2.303 अपॉन 50, और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लॉग 10। आप जानते हो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, इसलिए ये हट जाएगा। तो के इक्वल टू यहाँ आएगा 2.303 अपॉन 50, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2.303 में 50 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड करना तो जानते ही होंगे। एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 आ जाएंगे इस तरह से। अब ये 3 and 1 4 0, इन 4 0 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2303 बचेगा, अपॉन में क्या आएगा, केवल 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 2303 में 5 का डिवाइड करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आएगा 5 4 जा 20, ये 20 आ गया, ये क्रॉस, यहाँ पर क्या आएगा 3, ऊपर से क्या आया स्टूडेंट्स 3, फिर आएगा 5 6 जा 30, तो यहाँ आया 6, यहाँ पर आया 30, ये हमने क्रॉस मार दिया दोनों जगह। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा स्टूडेंट्स 3, इसको मैंने यहाँ पर ये 3 लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 को जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये वाला 3 को जस्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये वैल्यू लीस्ट है, यानी छोटी वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो इसमें डिवाइड नहीं जा सकता, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर 0 लगाओगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट, और यहाँ लगाएंगे 0, तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, 6 जा, है ना, तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, 6 जा, तो यहाँ पर लिखा मैंने 6, और ये हो जाएगा 30, दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, क्रॉस। अब ये आ गया यहाँ पर 460.6, और याद रखिए ये डिवाइड तो इसमें था 2303 में 5 का, मगर साथ में क्या है 10 की पावर माइनस 4 भी है, तो उसको हम यही लिख लेते हैं, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको एडजस्ट करना चाहे तो इसमें हम कर सकते हैं। आपको पता है इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे इधर, तो जितनी बार लेके जाएंगे उतनी इसकी पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
ठीक है, आपको ट्रिक पता है, राम नारायण पाइप दे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके जाएंगे। देखो दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, फिर 0, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर के की वैल्यू आएगी 0.046। हम इतनी वैल्यू भी यूज़ करते हैं तो भी चलेगी। आपको पता है इसमें टाइम जो दिया था हमको 50 मिनट दिया था, इसलिए के की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, मिनट इनवर्स में आएगी, ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस के को, ये जो हमारे पास फार्मूला था हाफ लाइफ पीरियड का, ये ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो रखिए जरा, ऊपर आएगा 0.693 और के की जगह पर आएगा यही 0.046 मिनट इनवर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इधर ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचेगा 693 और नीचे बचेगा 46, ये मिनट इनवर्स है। और जब 693 में आप डिवाइड करोगे 46 का, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 15.0, यानी 15 मिनट इसका स्टूडेंट्स आंसर आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल की। यहाँ पर न्यूमेरिकल देखिए 0.025 मोल पर लीटर मैथनोइक एसिड इज 46.1 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप स्टूडेंट जानते होंगे कोलरॉश का जो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, उसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बस वो अगर आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए आसान है। एक बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 0.025 मोल पर लीटर मैथनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, इसकी वजन की मात्रा की गणना करो। देखो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वजन की मात्रा की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, ये कोलरॉश का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल टू, आप जानते हैं लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी, ये होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वजन की मात्रा। यह है मोलार कंडक्टेंस है डेफिनेट कंसंट्रेशन पर, और ये भी मोलार कंडक्टेंस है मगर इनफाइनाइट डायलूजन पर, ठीक है। निश्चित सांद्रता पर यह आणविक चालकता है और ये अनंत तनुता पर आणविक चालकता है। और आप जानते हो यहाँ अगर हम कोलरॉश लॉ को लगा दें, कोलरॉश नियम को लगा दें, तो क्या होगा, आप लगा दीजिए जरा। अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ लेमडा एम इन्फिनिटी इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल लेमडा आएगा, इन्फिनिटी ये आएगा केटायन, प्लस स्मॉल लेमडा इन्फिनिटी, फिर आएगा ये एनायन। यानी यहाँ पर पॉजिटिव आयन को लिखना है आपको और यहाँ पर नेगेटिव आयन को लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बड़ा लेमडा हम यूज़ करते हैं तो इसके कल में इनका जो सम होता है उसमें हम स्मॉल लेमडा का यूज़ करते हैं। तो चलो अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा क्या, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन, यहाँ पर होगा लेमडा इन्फिनिटी केटायन प्लस लेमडा इन्फिनिटी एनायन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देखिए न्यूमेरिकल में, ये देखिए न्यूमेरिकल को थोड़ा ऊपर आपको दिखाया जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में देखिए आप, ये कैटायन H पॉजिटिव की वैल्यू है इतनी, और ये क्या है HCOO नेगेटिव की वैल्यू है। इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा एम इन्फिनिटी की, और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 46.1 सिमन्स, ये इस कंसंट्रेशन पर दे रखी है, तो ये हो जाएगी लेमडा एम सी की वैल्यू। बस इसमें इसका डिवाइड करना है। तो चलो देखो कैसे। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लेमडा एम सी ये हो जाएगा 46.1, ये है सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैटायन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये है 349.6। तो यहाँ पर ये कैटायन की जो वैल्यू है ये है 349.6 सिमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है।
इसके बाद अगर हम एनाइन की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, तो ये HCOO नेगेटिव की वैल्यू है 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये है वैल्यू किसकी स्टूडेंट्स, एनाइन की, यानी कि HCOO नेगेटिव की वैल्यू स्टूडेंट्स ये, और ये वैल्यू है H पॉजिटिव की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो कैटायन की जगह पे ये वैल्यू रख दो, एनाइन की जगह पे ये वैल्यू रख दो, और लैम्डा MC की जगह ये वैल्यू रख दो, है ना। तो जब ये वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, चलो देखते हैं। आप इस वैल्यू को रखेंगे, जस्ट मूवमेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू देखना पड़ती है, तो यहाँ पर इस दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा इक्वल टू लैम्डा MC है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 46.1 यूनिट, तो वही आएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन कैटायन की वैल्यू है यहाँ पर 349.6। ठीक है, और वैल्यू यूनिट तो वही आएगी स्टूडेंट्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फिर प्लस 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गई। अब 349.6 और 54.6 को हम ऐड कर देंगे, दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जोड़ देंगे, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू ऊपर तो 46.1 ही आएगा, यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अब यूनिट तो कॉमन ही हो जाएगी जब ऐड होगा दोनों का, तो इनका एडिशन आएगा 404.2। ठीक है, और यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसको यूनिट से हटा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन की, विजन की मात्रा की, वो यूनिट लेस होती है, यानी उसमें कोई मात्रक नहीं होता। तो आप देखिए 46.1 को, यानी इसके अंदर आपको 404.2 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 46.1 में जब आप 404.2 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.1140। ठीक है, याद रखिए इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। इतना क्लियर स्टूडेंट्स। इस समय हम बात कर रहे हैं रीजनिंग क्वेश्चन की। तो रीजनिंग क्वेश्चन में हमारे सामने है, ये देखिए, व्हाई इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर डिफिकल्ट इन हेलोएरिन देन इन हेलो अल्केन, गिव रीजन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हेलो अल्केन की तुलना में हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, क्यों, कारण लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसके आंसर को तो हम अभी आपको बता देंगे, जिससे आप लिख पाएंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो। लेकिन स्टूडेंट्स हमें इसे समझना ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात यहाँ पर ये आती है कि ये है हमारे पास हेलो अल्केन। पहले आप इधर देखें, ये देखिए, ये हेलो अल्केन है, ठीक, और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये हेलोएरिन, यहाँ पर हमने अब ये हेलोएरिन भी बना दिया, एक्स के पास यहाँ पर 3 लोन पेयर को लिख दिया। अब बात ये आती है कि हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली होती है, रैपिडली होती है, जल्दी से हो जाती है, लेकिन इस हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो वही स्टूडेंट्स हमें समझना है। तो पहले हम यहाँ पर इस हेलो अल्केन की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस हेलो अल्केन में देख रहे हैं कि ये जो हेलोजन एटम इस कार्बन से, ये कोवलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो एक्स है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युता कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कार्बन से हेलोजन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, इस हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन पर यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर देता है, कहाँ पर, इसके कार्बन पर, और ये हेलोजन जो है, ये हेलाइड आयन बना करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है। हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है,
लेकिन अब हम बात करेंगे हेलो एरिन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेलो एरिन में क्या होता है कि हेलो एरिन में इसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण क्या होता है कि इस हेलोजन के पास जो 3 लोन पेयर है उसमें से एक लोन पेयर ये बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, बेंजीन रिंग की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका। तो जिसकी वजह से देखो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ का बॉन्ड अब आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस एक्स ने, पहले हम रेजोनेंस का साइन बना देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, आपने देखा इस बॉन्ड को हमने ऐसा कैसे लिखा, इस बॉन्ड को हमने ऐसा कैसे लिखा। अब ऊपर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक लोन पे जब ऊपर से नीचे आया तो एक्स और इस कार्बन, यहाँ पर कार्बन होता है स्टूडेंट्स, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बाकी ये 2 लोन पेयर ऐसे कैसे बच जाएंगे। ठीक, जब इसकी वैलेंसी कार्बन की बढ़ जाएगी तो यहाँ का बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव साइन, इसने बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इस हेलो एरिन में रेजोनेंस, अनुनाद होने के कारण इसके कार्बन और एक्स हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये पोलराइज नहीं हो पाता, यानी सी एक्स बॉन्ड ये ध्रुवीय नहीं हो पाता, ठीक है। और बिकॉज इसके कार्बन पर जब कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर इजीली नहीं हो पाएगा। तो यही वजह है क्या कि हेलो एरिन में रेजोनेंस होने के कारण इसके अंदर कार्बन और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, तो ये सी एक्स बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, यानी मजबूत बंध बनाता है। और यहाँ पर इसमें रेजोनेंस नहीं होता तो इसके बीच में ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अब वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्लियर। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें इजीली होती है और इसमें हार्डली, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज को हम पहले देखें स्टूडेंट्स कि आप इस किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन हेलो अल्केन्स एज CX बॉन्ड इज वीक। एक बार फिर से स्टूडेंट देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन हेलो अल्केन एज CX बॉन्ड इज वीक, ठीक है। हेलो अल्केन में जो CX बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, इसलिए हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। अब आगे देखिए क्या है, इन हेलो एरिन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज लोन पेयर ऑफ एक्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आपने देखा रेजोनेंस की वजह से जो CX बॉन्ड होता है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, विद बेंजीन रिंग, है ना। तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा बेंजीन रिंग में, यहाँ देखिए यहाँ पर ये जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ कार्बन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड इस हेलोजन के साथ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्सट्रीमली हार्डर एज CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसमें CX बॉन्ड क्या हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं हो पाता। तो ये लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पर, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। पहले हम हिंदी में थोड़ा बता दें। देखिए हेलो अल्केन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरिन की तुलना में आसानी से होती है, क्योंकि हेलो अल्केन में CX बंध दुर्बल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, जबकि दूसरी ओर हेलो एरिन में अनुनाद होने के कारण CX बंध प्रबल हो जाता है, क्योंकि हेलो एरिन में अनुनाद होने के कारण हेलोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे CX बंध में द्विबंध लक्षण आने से यह CX बंध मजबूत हो जाता है। परिणाम स्वरूप हेलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से नहीं हो पाता। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज तो लिख ही पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये जो लैंग्वेज मैंने बताई थी वो भी आप यहाँ पर आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंथेनाइट एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम व्हाई। लैंथेनाइट किसे कहते हैं तथा इन्हें पृथक करना कठिन होता है, क्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। रही बात इसकी लैंग्वेज की, तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, आपके लिए भी लैंग्वेज है,
और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। ऐसा मैं आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं समझाऊंगा तो क्या आप हो सकता है आप ठीक तरीके से ना लिख पाए, ठीक है। तो समझाना तो जायज़ है, समझाना तो पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं लेंथेनाइट सीरीज में ये जो लेंथेनम होता है, ठीक है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। तो लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, ये कह रहा हूं मैं, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर नोन एज लेंथेनाइड। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इस तरह से, देखिए ज़ीनॉन, ठीक है, फिर आएगा 4f, यहाँ पर आएगा 1 to 14, 5d 0 to 1 और यहाँ पर आएगा 6s2, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि लेंथेनाइड में आपको क्या लिखना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखिए, लेंथेनम के बाद 14 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 होता है, उन्हें हम लेंथेनाइड कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र स्टूडेंट्स ये देखिए, Xe 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2 होता है। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को देखें आप, यहाँ क्या लिखा था, व्हाट इज द लेंथेनाइड एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम व्हाई। ये जितने भी लेंथेनाइड होते हैं इनको अलग करना कठिन होता है, क्यों? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप स्टूडेंट जानते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि जब इन एलिमेंट्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनकी इन एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती। हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि इनकी एटॉमिक रेडियाई, इनकी परमाणुक त्रिज्या लगभग समान होती है। इनका एटॉमिक रेडियाई अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सिमिलर होता है। जब इनकी एटॉमिक रेडियाई अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, समान होंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी इनकी, सिमिलर होगी, जिसकी वजह से इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको इनकी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देखिए। The 14 elements after lanthanum having atomic number 58 to 71 are known as lanthanide. General electronic configuration Xe 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2, ठीक है। अब इसका रीजन देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू lanthanide contraction, lanthanide contraction as the change in atomic radii is very small, जिसकी वजह से इनकी एटॉमिक रेडियाई अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है स्टूडेंट्स, सिमिलर, यानी समान होती है, ठीक है। सो दे पॉजेज ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सिमिलर रहती है, और इसीलिए इनका सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट देखिए, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 58 से 71, 58 से 71 होता है, वे लेंथेनाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2 होता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इन्हें पृथक करना कठिन होता है, ठीक है। चूंकि परमाणु त्रिज्या में बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप इन्हें पृथक करना कठिन होता है। आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।